बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 इंटेलिजेंस पढ़ेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें दैट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का आपको बताया गया है कि ये एक लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना। और जो लफ्ज़ है वो है इंटेलिजियर या इंटेलिगियर भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो, आपको समझने की सलाहियत है आपके दिमाग के अंदर और आप किसी चीज़ को जितना जल्दी पिक कर सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। अगर इसके डेफिनेशन पे हम आते हैं तो लिखा हुआ है इज़ द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली। मतलब कोई बंदा जो बाकी लोग हैं उनसे थोड़ा सा हट के सोच सकता है, पर्पसफुली वो अपना काम कर सकता है, कि मतलब जो काम उसको सही करना आता है, जिस काम में उसकी महारत है वो सही से कर सकता है और लोगों के साथ डील अच्छे तरीके से कर सकता है। ये सारी क्वालिटीज़ अगर किसी बंदे में पाई जाती है उसको हम कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, ये एक अच्छा बंदा है, सही है, उसकी जहनीत सही है, ठीक है। इसके अलावा लिखा है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मास्टर द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू सक्सीड विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर। किसी ख़ास कल्चर में, किसी ख़ास फील्ड में आपको जो स्पेसिफ़िक नॉलेज चाहिए, जैसे कि मेडिकल फील्ड में आप आते हो तो मेडिकल फील्ड में आपको सारा मेडिकल नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है, ताकि उस चीज़ में आप आगे जाके इम्प्रूव कर सको, ठीक है, आप जो है चीज़ें अचीव कर सको, आप जो है चीज़ें सीख सको, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफ़िक नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है, और कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं। अगर आपके अंदर वो चीज़ें हैं और आप वो चीज़ें आसानी से सीख सकते हो तो यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है। बस इतनी ही डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की। ये जो है इसके किस किस ने दी है, कब कब दी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस इज़ अ मेंटल इन्नेट मेंटल एबिलिटी। मतलब ये पैदाइशी तौर पर होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको जो है बाद में किसी ने आपके जहन में ये सारी चीज़ें डाल दी, ऐसा नहीं होता, पैदाइशी तौर पर होता है। और ये जो है एक कैपेसिटी या फिर एक एडाप्टेशन होती है आपके बॉडी के अंदर कि आप कितनी जल्दी सिचुएशंस के साथ चेंज होते हो, अपने आप को कितना जल्दी आप अडाप्ट कर लेते हो, ठीक है, और क्विकली जल्दी जो है आप चीज़ों को समझ सकते हो, सही तरीके से काम कर सकते हो, ये होता है इंटेलिजेंस। ये लिखा है इज़ द एबिलिटी टू कैरी ऑन हायर मेंटल प्रोसेसेस, रीजनिंग, क्रिटिसिज्म, रेशनल एंड जजमेंट। आपके बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, आपके अंदर ऐसी मतलब हाई मेंटल क्वालिटीज़ है, जिस तरह आप किसी के साथ किसी टॉपिक पे बात कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो, किसी चीज़ पे आप तनकीद कर सकते हो, वो क्या कहते हैं, तनकीद बराए इस्लाह भी हो सकता है, या जो है किसी नेगेटिव बात पे भी आप कर सकते हो, या कोई रेशनल या फिर जजमेंट, मतलब किसी चीज़ को जज कर सकते हो, किसी चीज़ के बारे में अपने राय पेश कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छे बंदे की अलामत है, एक इंटेलिजेंट बंदे की, ठीक है। इसके अलावा आप रिलेशनशिप्स में भी जो है अपना मतलब एक क्वालिटी अदा कर सकते हो, आपके अंदर जो है क्वालिटीज़ होती हैं, रिलेशनशिप आप बेहतर बना सकते हो, ठीक है, और आप किसी भी डिफ़िकल्ट टास्क को आसानी के साथ हल कर सकते हो, या फिर उसको हल करने की ताकत होती है या एबिलिटी होती है उसके अंदर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो ये इंटेलिजेंस का नेचर है कि एक बंदे के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब इंटेलिजेंस के हम कुछ मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली 3 टाइप्स है, कंक्रीट इंटेलिजेंस, सोशल या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट या फिर जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं इसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंक्रीट इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस मतलब ये कि किसी चीज़ को चलाना, जिस कंक्रीट का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, कोई चीज़ जो आपको सही तौर पर आती हो, आप क्या उसके अंदर एक्सपीरियंस हो, आपको वो अच्छे तरीके से आप चला सकते हो, आपको उन चीज़ों का पता हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई मशीन आप चला सकते हो तो ये कंक्रीट इंटेलिजेंस है। फॉर एग्जांपल आप बाइक चला सकते हो, ये आपका एक कंक्रीट इंटेलिजेंस है। या कोई और टूल है आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट है आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे म्यूजिशियंस होते हैं तो म्यूजिशियन पियानो बजा सकते हैं, जो है वो
कोई और जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो जो है उनको मतलब सही तौर पर चला सकते हैं, बजा सकते हैं, तो ये उनका एक कंक्रीट इंटेलिजेंस है। लाइक जो है मैकेनिक्स या फिर इंजीनियर्स या फिर इस तरह के जो लोग होते हैं, म्यूजिशियंस, ठीक है, जिनका एक ख़ास फील्ड में एक ख़ास किस्म का एक्सपीरियंस हो, उसको हम कहते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है। दूसरा क्या है? सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस मतलब ये कि एक सिचुएशन में, एक एनवायरनमेंट में अच्छे से एक्ट करना, मतलब अच्छे से बात करना, ह्यूमन रिलेशनशिप, किसी बंदे से कैसे मिलना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह अपने दोस्त बनाने हैं, किस तरह लोगों को मुतासिर करना है, जो लोगों के साथ हो रहे हैं। सोशल इंटेलिजेंस, सोशल वर्ड से आपने याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सोशल इंटेलिजेंस। लाइक जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स, सियासी लीडर्स होते हैं, आपको वो कितना भी झूठ बोले, आप फिर भी उनके जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाओगे, भले वो कितना भी गलत हो, कितना भी करप्ट इंसान हो, जो भी हो, ठीक है। लेकिन आप अगर उससे मुतासिर है, या अगर उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो आपको अपनी बातों से मुतासिर करे, आपको अपना मुरीद बनाए, काइंड ऑफ, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सोशल इंटेलिजेंस। या जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर भी सेम ऐसे ही करते हैं। या सिंपली अगर आप कोई सेल्समैन ले लें, कोई दुकानदार ले लें, वो आपको अपनी प्रोडक्ट की इतनी तारीफ़ करेंगे कि आप जो है वो चीज़ लेने पे मजबूर हो जाएंगे। ये क्या होता है? सोशल इंटेलिजेंस। या डिप्लोमेट्स या जो सोशली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, ठीक है, मतलब जिस तरीके से अपने जॉब के बारे में आपको बताते हैं, आपको अपनी बातों से मुतासिर करते हैं, ये सोशल इंटेलिजेंस कहलाता है। अच्छा जी, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट या फिर जनरल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि किस अल्फाज को, किसी लेटर को या फिर नंबर्स को, जो मेंटल एबिलिटी होती है ना, ताकत, किसी चीज़ को आप कितना जल्दी समझ सकते हो, किसी बुक को आप कितना जल्दी पढ़ सकते हो, इसको आप कितना समझ सकते हो, किसी लिटरेचर को, लाइक टीचर्स, लॉयर्स, ठीक है, और डॉक्टर, फिलोसोफर, के किसी एक ख़ास फील्ड में उनकी महारत होती है। लाइक डॉक्टर जो है वो मेडिकल फील्ड में होते हैं, लॉयर जो है वो कानून साजी और ये इन चीज़ों में उनको टीचर होते हैं। ये जो है एक इनकी अलग अलग फील्ड है, और उस फील्ड में उनको एक ख़ास महारत हासिल होती है। या फिलोसोफर होते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल इंटेलिजेंस में आता है। ये भी आपको वही सारी चीज़ें बताई गई है। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम पहले सोशल इंटेलिजेंस भी कहते थे, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। सोशल इंटेलिजेंस के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक है IQ, एक है EQ, ठीक है। EQ और IQ का आपने नाम, IQ ज़्यादा कॉमन है, लोग आपने सुना होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो, आप किसी के साथ किस तरीके से मिलते हो, आपका मेंटल जो है, मेंटली कितनी कैपेसिटी है, कितना आप अहल हो किसी काम करने के, ये हम IQ और EQ से डिसाइड करते हैं। एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप आप पेशेंट के साथ कैसे बनाते हो, मतलब लोगों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे बनते हैं, आप जहनीत आपकी कैसी है, इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आपने IQ पढ़ा होगा, देखा होगा कि फलाने बंदे की इतना IQ लेवल है, आइंस्टाइन का इतना है, मार्क ज़करबर्ग का इतना है, ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जाती है, ठीक है। तो ये IQ है क्या चीज़? IQ का मतलब है इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है। और ये जो टर्म था, ये पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे विलियम स्टर्न, उसने डिस्कवर किया था। तो ये नाम आपने याद रखना है कि ये IQ का टर्म किसने दिया था? इंटेलिजेंस कोशेंट का विलियम स्टर्न ने। द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट वाज यूटिलाइज्ड फर्स्ट इन 1916 बाय बेनेट एंड सेमन टेस्ट। इस आइडिया को, मतलब IQ लेवल जिस तरीके से मालूम किया जाता है, ठीक है, इस आइडिया को दो टेस्ट के ज़रिए जो है वो मालूम किया गया था, या एक लेवल जो IQ होता है उसको निकाला गया था दो किस्म के टेस्ट के ज़रिए। एक को हम कहते हैं बेनेट टेस्ट, एक को हम कहते हैं सेमन टेस्ट, ठीक है। बेनेट और सेमन टेस्ट जो है ये मेंटल एज को जो है वो देखते हैं, आपके मेंटल एबिलिटी को, मेंटल लेवल को देखते हैं कि आप कोई ब्राइट स्टूडेंट है या ब्राइट चिल्ड्रन है या फिर कोई डल चिल्ड्रन है, ठीक है। तो उसमें हम दो चीज़ें मेजर करते हैं, दो चीज़ें देखते हैं, एक होता है मेंटल एज और एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज का मतलब ये कि कोई बच्चा जो 4 साल का है, ठीक है, और उसका दिमाग 6 साल के बच्चे के जितना काम करता है, तो ये जो 6 साल है ये उसका मेंटल एज है, और उसकी जो सही उम्र है वो कितनी? 4 साल। तो मेंटल एज के एक बच्चे का मेंटल जो उसका दिमाग है वो कितने एज के बच्चे की तरह या एक बंदे की तरह काम करता है, वो मेंटल एज कहलाता है। लेकिन उसकी जो सही उम्र होती है वो कहलाता है क्रोनोलॉजिकल एज।
तो आईक्यू हम कैसे मालूम करते हैं कि मेंटल एज को हम क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल है और उसका क्रोनोलॉजिकल मेंटल एज जो है वो 4 साल है, तो हम 4 को 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे 6 साल का बच्चा है और उसका मेंटल एज 4 साल है, ठीक है, तो 4 को हमने 6 से डिवाइड किया और 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, 66.6 ये इसका आया आईक्यू लेवल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मालूम करते हैं। अब आपको ये बताया गया है कि आईक्यू लेवल जिसका जितना हो तो वो कितना मतलब अच्छा होता है। नॉर्मली हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, बिल्कुल ही वो जहनी तौर पर मतलब ख़राब होता है, ठीक है, उसको कुछ नहीं समझ आता, तो वो 20 होता है। थोड़ा उससे मतलब थोड़ा कम हो वो 20 to 35 होता है, उससे भी कम हो मॉडरेट हो तो 30 to 50 होता है, फिर थोड़ा सा उससे भी कम हो तो फिर 50 to 70, फिर बॉर्डर लाइन पे हो कि ना बहुत ज़्यादा डल है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बॉर्डर लाइन पे वो 80 to 90 होता है, 70 to 80 सॉरी। एवरेज जो होता है वो 80 to 90, अबव एवरेज जो होता है वो 120, मतलब 100 जो होता है, 100 तक जो बच्चा होता है 100 पे वो तकरीबन नॉर्मल होता है। ठीक है, एक बच्चा ऐसा होता है जो बिल्कुल उसको कोई जिस समय बिल्कुल डल होता है वो 100 से उसका आईक्यू लेवल नीचे होगा, लेकिन अगर 100 से ऊपर है तो वो थोड़ा सा अच्छा होता है। जितना वो ऊपर जाता है उतना वो मज़ीद अच्छा होता है। जैसे कि अबव एवरेज 110 से लेके 110 से 120 तक है, सुपीरियर 120 से 130, और जो जीनियस लेवल का होता है वो 140 है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये आपको वैसे याद रखना चाहिए। इसके अलावा मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर एक किस्म का एक जो है साइंटिस्ट था, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, उसने बताया था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसने कुछ 8 टाइप्स बताए, ठीक है, और उसने ये बताया कि ये स्पेसिफिक हर जगह पे अलग अलग बंदे का इंटेलिजेंट एबिलिटी जो है वो काम करती है। लाइक उसने जो है अपने बुक में 1983 में बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसने जो है फ्रेम ऑफ माइंड में जो है उसने ये टाइप्स बता दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जो कि ये आपको बताए गए हैं: विजुअल, वर्बल, लॉजिकल, बॉडीली, म्यूज़िकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरल। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें। देखें, सबसे पहले नेचुरलिस्ट मतलब वो है जो, या फिर यहाँ से स्टार्ट करें, स्पाशियल मतलब कि किसी चीज़ों को अच्छे से देखना, 3D स्ट्रक्चर में देखना, या फिर किसी चीज़ को अच्छे से परखना, समझना, ठीक है, थ्रू विजुअल एबिलिटी मतलब देखने से। ठीक है, दूसरा है नेचुरलिस्ट मतलब ये कि उनको कुदरती चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, और उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, नेचुरल चीज़ें। इसके अलावा म्यूज़िकल मतलब जिनको आवाज़ों के साथ बहुत लगाव होता है, ठीक है, हाई पिच टोन, लो पिच टोन और जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिदम्स होते हैं उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होता है। कुछ लोग होते हैं जो लॉजिकल, मैथमेटिकल इस तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं, मतलब नंबर्स में वो बहुत अच्छे होते हैं, हाइपोथेसिस बनाने में अच्छे होते हैं और उनको साबित करने में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मेंटली वो लॉजिकली और मैथमेटिकली बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा है एग्जिस्टेंशियल मतलब टेकिंग द क्वेश्चन ऑफ वाई एंड वी, जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक माइंड होते हैं ना, कि हमारी ज़िंदगी क्यों है, हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मरते हैं, हमारा मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंशियल एबिलिटी होती है। इसके अलावा इंटरपर्सनल मतलब ये कि लोगों के साथ आप कैसे मिलते जुलते हो, उनको कैसे मोटिवेट करते हो, उनकी फीलिंग्स को आप किस तरह समझते हो, ये इंटरपर्सनल होता है। और इसके अलावा इंट्रापर्सनल भी होता है। इंट्रापर्सनल मतलब अपने आप को आप कैसे समझते हो, ये खैर बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, बॉडीली काइनेटिक मतलब ये कि आपकी बॉडी किस तरह, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेल कूद में बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक्स में आते हैं। ठीक है,
कुछ होते हैं लिंग्विस्टिक मतलब ये कि अपने अल्फाज से लोगों को मुतासिर करते हैं, जो मैंने आपको बताया सेल्समैन और इसके अलावा लीडर्स, मिनिस्टर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक्स होते हैं। और इंट्रापर्सनल, आप अपने आप को कैसे समझते हो, आप जो फील करते हो वो आप जाहिर करते हो या नहीं, ठीक है, या जो आप चाहते हो वो आप करते हो या कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये इंट्रापर्सनल, ये 8 टाइप्स उसने बता दिए थे, ये भी आपको वही बताया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको कुछ थ्योरीज़ बताई गई हैं, स्पेशली जो है मेन 2 थ्योरीज़ है। एक थ्योरी जो है वो है फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके अंदर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक है 2 फैक्टर थ्योरी या फिर इसको हम जी फैक्टर कहते हैं, और दूसरा है ग्रुप फैक्टर या फिर मल्टी फैक्टर। और जो दूसरी थ्योरी है वो है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और तीसरी है स्टेनबर्ग ट्रायाक्रिक या ट्रायाक्रिक कह सकते हो थ्योरी, ठीक है, मतलब 3 थ्योरी है, स्पेशली 2 है, तो ये 2 हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। पहले जो इसमें थ्योरी है वो है 2 फैक्टर या फिर हम उसको जी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये पेश की थी चार्ल्स पियरमैन ने 1927 में, बस ये नाम और तारीख़ आपने याद रखनी है, ठीक है। उसने बताया कि जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है, मतलब जो बंदे की जहनी ताकत होती है, उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं जो जनरली जी फैक्टर, ठीक है, मतलब उसने बताया कि 2 चीज़ें होती है, एक है जी, एक है एस, ठीक है। जी वो चीज़ें होती हैं या जी फैक्टर वो होते हैं जो जनरली पैदाइशी तौर पर आपके बॉडी में मौजूद होते हैं और आप उससे कोई ना कोई काम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्किन कलर या आपका दिमाग तो पैदाइशी तौर पर आपके बॉडी में है, ठीक है, या आपकी आँखें या आपका बोलना, आपकी ज़बान, आपका जो मतलब जो भी बॉडी है आपकी, ठीक है। अब आप उससे काम कैसे लेते हो ये स्पेसिफिक होगा कि मतलब चीज़ें आपके साथ मौजूद है, नेचुरली है, वो जी फैक्टर में आएंगे, जनरल फैक्टर। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ के आप अपने दिमाग को यूज़ कैसे कर सकते हो, या आप जो है उससे किस तरीके के काम लेते हो, आप उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एक नॉर्मल बंदे से आप किस तरह स्पेसिफिक हो सकते, किस तरह आप अच्छे हो सकते हो, ठीक है, उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जो उसके पास भी है और आपके पास भी है, लेकिन किस किस चीज़ में आप उससे ज़्यादा बेहतर हो सकते हो, ये जनरल और स्पेसिफिक का उसने बताया। ये कह रहे थे जनरल फैक्टर एज यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी, मतलब आपके अंदर इनबॉर्न है, आपके अंदर पैदाइशी तौर पर है, ठीक है। और ये जो एस फैक्टर है एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, आप माहौल से कुछ चीज़ें सीखते हो उसी जनरल चीज़ों के ज़रिए, मतलब आपके दिमाग है वो तो आपके अंदर है, लेकिन माहौल से आपने उसके ज़रिए क्या सीखा जो कि आप आगे जाके कुछ उसके ज़रिए कुछ नया कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ये आपको जो है उसके कुछ बताए गए हैं कि स्पेसिफिक को हम S1, S2, S3 इस तरीके से लिखते हैं जब आप किसी का टेस्ट वगैरह करते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन इंडिविजुअल टोटल इंटेलिजेंस ए इज़ द सम ऑफ द जनरल, मतलब ए हम लिखते हैं, मतलब ये टोटल होगा कि उसमें जनरल चीज़ें कितनी है और स्पेसिफिक कितनी है। जनरल के लिए हम जी लिखेंगे, फिर S1, S2, S3 इस तरह लिखेंगे और उसका पूरा जनरल इंटेलिजेंस हम निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको इन दोनों के दरमियान कुछ जो है वो फैक्टर बताई गई हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जी फैक्टर जो है वो आप यूनिवर्सल है या इनबॉर्न एबिलिटी है, और एस फैक्टर जो है आप सीखते हो, माहौल से आप लर्न करते हो, ठीक है। अच्छा, जी फैक्टर जो है जनरल मेंटल एबिलिटी है और ये जो है स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी है, ठीक है। ये जो है हर बंदे में ये इंडिविजुअल, मतलब हर इंडिविजुअल में ये कांस्टेंट होता है, डिफरेंट नहीं होता। जैसे दिमाग है तो दिमाग हर किसी के अंदर है, इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी एंड सेम इंडिविजुअल, ये भी वही चीज़ है, लेकिन ये एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको यूज़ करते हो, ठीक है। जी फैक्टर डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जी फैक्टर जो होते हैं हर बंदे में मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, किसी का दिमाग ज़्यादा अच्छा, किसी का थोड़ा सा डल, इस तरह हो सकता है, लेकिन ये जो है डिफर इन द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी, इसको आप जितना यूज़ करोगे, जितना आप उससे काम लोगे, स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। जिस तरह हमने पहले 8 फैक्टर पढ़े ना, तो आप किस चीज़ में अच्छे हो, वो इस तरह जो है स्पेसिफिक चीज़ें होती है उसमें आप डिफरेंट होंगे। यूज इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, जी फैक्टर जो होते हैं वो आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो एस फैक्टर होते हैं वो आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एस फैक्टर के लिए खास, जैसे आप म्यूजिशियन है तो ज़ाहिरी बात है आप म्यूज़िक हर जगह तो नहीं प्ले कर सकते ना, उसके लिए एक ख़ास माहौल, एक ख़ास जगह होनी चाहिए, तो ये क्या होगा एस फैक्टर, वो आप हर जगह नहीं कर सकते,
अच्छा जी, इसके अलावा ग्रुप फैक्टर या मल्टी फैक्टर थ्योरी जो सेकंड नंबर पे हैं, उसमें जो है ये किसने पेश की थी, एल थर्स्टोन इन 1938। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द थ्योरी रिजेक्टेड जनरल इंटेलिजेंस, इस थ्योरी ने क्या किया कि जो जनरल इंटेलिजेंस जो अभी हमने पढ़ा कि हर बंदे में एक जैसा है, इनबॉर्न एबिलिटी है, उसको उसने रिजेक्ट किया इस थ्योरी ने, और इसने ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। जनरल एबिलिटी मतलब हर किसी के अंदर एक जैसे तो है, लेकिन वो आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप उसके मतलब जनरल एबिलिटी से किस तरह काम लेते हो, ठीक है। इसके अंदर मतलब ये जो 7 चीज़ें हैं, ये अभी इसमें हम पढ़ेंगे। इसने बताया कि ये जो जनरल एबिलिटी है ये ख़ास तौर पर मतलब बज़ाहिर इस तरह कुछ नहीं है। जो चीज़ें हैं जो स्पेसिफ़िक होती हैं वो हर किसी के अंदर मौजूद है, लेकिन उससे काम कैसे लेते हैं, मेंटल एबिलिटी को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो, वो 7 चीज़ें होती हैं, और आप उसको यूज़ करना जो है आपको जो है स्पेसिफिक बनाती है। अब जनरल इंटेलिजेंस जो थे उसने इस थ्योरी ने उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और उसने बताया कि इस तरह कुछ नहीं होता। अब इसने जो 7 चीज़ें बताई वो क्या क्या थी। सबसे पहले इसमें वर्बल फैक्टर मतलब ये कि आप किस तरह बोलते हो, आपका बोलना कैसे है, ठीक है, वर्बल फैक्टर। दूसरा क्या है, स्पाशियल फैक्टर, स्पाशियल या स्पेशल भी आप कह सकते हैं। स्पेशल को आप फिर आप दूसरे वाले स्पेशल से कंफ्यूज करोगे तो स्पाशियल कह लो, ठीक है। एबिलिटी टू इमेजिन एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, मतलब आप किस तरह किसी चीज़ को नेचुरली, जो हमने बताया ना कि विजुअल, आप किसी चीज़ को जो है हम तस्वुर में लाते हैं कि कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो उसको हम अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं कि ये होगा किस तरह, इसको जो है किस तरह काम करना चाहिए। जो मेंटली विजुअली हम चीज़ें मतलब जज करते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्पाशियल। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है तो ये भी आपको एक अच्छा खासा बंदा बना सकते हैं। इसके अलावा नंबर फैक्टर, मतलब आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो, आपको मैथमेटिक्स आती है। इसके अलावा मेमोरी फैक्टर, आपको चीज़ें याद होती हैं, आपके अंदर मेमोराइजिंग एबिलिटी है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा नंबर 5 पे है रीजनिंग फैक्टर मतलब आपको जो है किसी चीज़ पे आप बहस कर सकते हो, किसी चीज़ पे आप जो है वो कोई टास्क आपको दिया जाए, ठीक है, कोई काम आपको दिया जाए, वो आप आसानी से कंप्लीट कर सको, उसमें आप कोई नई चीज़ें लेके आ सको, उसमें जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म के अपने टैलेंट यूज़ करके उस काम को हल कर सको, ख़त्म कर सको, ये है रीजनिंग फैक्टर। परसेप्चुअल फैक्टर मतलब ये कि आप किसी चीज़ को परसीव कैसे करते हो। जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर कुछ बताता है तो वो आपको सही से समझ आ रहा है, आप सही से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ठीक है, ये परसेप्चुअल फैक्टर होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर मतलब ये कि आप किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से हल कर सकते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अकेले खुद से ही इंडिपेंडेंटली किसी प्रॉब्लम को हल कर सको, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर होते हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने कुछ टेस्ट, फिर इसी चीज़ को देखने के लिए उन्होंने एक टेस्ट जो है वो डिस्कवर किया, या उन्होंने एक टेस्ट बनाया जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। ये जो 7 एबिलिटीज़ हमने पढ़े इसको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कहते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर ये होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर इसके लिए एक टेस्ट बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। अच्छा जी, इसके अलावा प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज़ ये क्या है, टेंड टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट इन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑन हाउ द प्रोसेस चेंज एज इंडिविजुअल मैच्योर्स, कि जैसे जैसे एक बच्चा जो है वो मैच्योर होता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो उसके मेंटल एबिलिटीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस तरीके से वो अपने दिमाग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो आप उससे 10 साल के बच्चे के जितना काम नहीं ले सकते, या उसको आप 10 साल के बच्चे का टास्क नहीं दे सकते कि आपने ये करना है, ठीक है। या इसमें अंदर जो फिर थ्योरीज पेश की थी तो उसमें जीन पिजेट और ब्रूनर ने थ्योरी पेश की थी। जीन पिजेट की हमने पढ़ी थी कि वो मेंटल एबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। कॉग्निटिव थ्योरी जो थी ना कि जहनीत एक बंदे के कैसे बनेगी एक बच्चे का, तो ये जो है जीन पिजेट ने उसमें भी काम किया हुआ है। जीन पिजेट ने क्या किया कि इंटेलिजेंस जो है ये एज एडाप्टिव प्रोसेस है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ उनको चीज़ें खुद ब खुद समझ आने लगती है जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं।
ये बताया है कि एज एन एवोल्यूशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ नेचर। मतलब ये कि बंदा जो बच्चा होता है वो जो है स्लोली इवॉल्व होता है। फिर अब मतलब जिससे जिससे उसकी उम्र बढ़ती है तो उनको चीज़ें अच्छे समझ आने लगती है। जैसे कि आप उसको कुछ लॉज बताओगे, उनको कुछ प्रिंसिपल्स, या उनको आप ग्रामर पढ़ाओगे तो एक छोटे बच्चों को आप पढ़ाओगे उनको नहीं आएगा समझ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा फिर आप उनको स्लोली चीज़ें बताओगे तो समझ आ जाएगी। या कोई मैथमेटिक्स के रूल्स बताओगे, ठीक है। उन्होंने स्कीमा के ऊपर फोकस किया। स्कीमा हमने पढ़ा था, जो स्टोरेज होता है ना ब्रेन के अंदर, एक फोल्डर लाइक। तो ये वो कह रहे हैं कि वो चीज़ें जाके वहाँ पे स्टोर होती है। एसिमुलेशन एकोमोडेशन हमने पढ़ा था मिड टर्म के उस टास्क में, ये मौजूद था। अच्छा, इसके अलावा ब्रनर्स थ्योरी जो है ये कह रहे हैं द ग्रोइंग एबिलिटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट स्पेशली द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। अगर आप किसी बच्चे को किसी काम के ऊपर रिवार्ड देते हो या पनिशमेंट देते हो, ठीक है, अगर उसने अच्छा काम किया और आपने उसको रिवार्ड दिया तो मतलब उसकी वो एबिलिटी मज़ीद ग्रो होगी। उसको ऐसा लगेगा कि यार ये एक अच्छा काम है, ये एक अच्छी एबिलिटी है जिसके ऊपर मुझे जो है रिवॉर्ड मिलता है, तो वो एबिलिटी उसके अंदर मज़ीद इन्हेंस होगी, मज़ीद जो है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को पनिश करते हो, सज़ा देते हो, तो फिर वो उसकी वो एबिलिटी ख़त्म होगी, वो काम करना छोड़ देगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है अकॉर्डिंग टू बर्नर थ्योरी ये बहुत ज़्यादा एक मतलब इंटेलिजेंस के ऊपर, दिमाग के ऊपर असरात होते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट टू पिजेट, Bernard argued that any subject can be taught effectively to any children in any stage of development। ये कह रहे हैं कि जिस तरह उसने पिजेट ने बताया कि वक्त के साथ साथ होता है, ठीक है, चीज़ें वो बच्चा सीखता है। तो ये कह रहे हैं कि आप किसी भी बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट, जैसे स्कूल जाता है बच्चा तो आप उसको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, लेकिन उसको पहले छोटी छोटी चीज़ें बताओगे। जैसे जैसे वो बढ़ेगा फिर आप उसको मज़ीद जो है वो कम्प्लेक्स चीज़ें बताओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 3 साल का बच्चा है, उसको आप स्कूल भेजते हुए आप उसको वैसी कोई चीज़ बता रहे हो तो आप उसको फ़िज़िक्स के कम्प्लेक्स लॉस कैसे बताओगे, उसको वो कैसे समझ आएगा। आप उसको जस्ट ये बता सकते हो कि हीट क्या है, एनर्जी क्या है, मास क्या है, मोमेंटम क्या है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसको बता सकते हो। लेकिन उनको आप जो है ये तो नहीं बता सकते ना कि जो फिज़िक्स के लॉज है, लॉ ऑफ मैग्नीट्यूड, और जो मतलब ग्रेविटी है, और इतनी सारी चीज़ें हैं फिज़िक्स के अंदर जो कि बहुत ही कम्प्लेक्स चीज़ है, तो ये जो है वो आप किस तरह मतलब उसको बताओगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस के हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कुछ ब्रांचेस हैं जिनको हम मेनली पढ़ते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो कंपोनेंशियल है, दूसरा है एक्सपीरियंशियल, और तीसरा है कंटेक्सचुअल। मतलब ये कि कंपोनेंशियल का मतलब ये होगा कोई चीज़ है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको जस्ट बताऊं कि एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि कोई गेम है, क्रिकेट है, ठीक है। क्रिकेट कंपोनेंशियल मतलब क्रिकेट के अंदर होता क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो है आप जो है वो किस तरह करते हो उस मतलब कोई भी गेम है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती है, ये कंपोनेंशियल होती, कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, कंपोनेंशियल। और जो दूसरा है एक्सपीरियंशियल मतलब ये कि किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको कैसा लगे। फॉर एग्जांपल क्रिकेट के अंदर आपको पता चला कि बैट होता है, बॉल होता है, इस तरीके के मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं, ग्राउंड पे जाके खेलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसके कंपोनेंट्स पता चले। अब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, एक्सपीरियंस मतलब है आप उसको खेलोगे। जब आप उसको खेलोगे तो आपको चीज़ समझ आएगी कि हाँ इस तरीके से हैं, आपको जो है एक्सपीरियंस से समझ आएगा। उसके बाद कंटेक्सचुअल पे आएगा। कंटेक्सचुअल पे जब आप मतलब कंटेक्सचुअल का मतलब ये है कि उसको खेलना कैसे। एक्सपीरियंस पे मतलब आप खेलना शुरू किया लेकिन आपको अच्छे से खेलना नहीं आ रहा, जब आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें समझ आएगी, तो फिर आपको कंटेक्सचुअल उस पे जाओगे, एस्पेक्ट पे जाओगे, फिर आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको अगर एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको अपनी फील्ड पे आप जो है बैटिंग करते हो, बॉलिंग, जो भी आपने करना है तो आप उसके अंदर प्रैक्टिस करोगे और उस चीज़ के अंदर आप बेहतर बनोगे, स्मार्ट बनोगे, अच्छा बनोगे, ठीक है। फिर आप जाके जो है वो मतलब एक अच्छा प्लेयर बन सकते हो। तो ये 3 आपके पास इंटेलिजेंस के
एस्पेक्ट्स है कि आप पहले जो है उस चीज़ को देखते हो कि उसके अंदर है क्या चीज़, फिर आपको उसको एक्सपीरियंस करते हो, एक्सपीरियंस करने के बाद आप उसमें जो है अच्छा बनते हो, फिर आपको उसके बाद अंदाज़ा होता है कॉन्टेक्सचुअल, मतलब ये कि किस तरह स्मार्ट बनना है उस चीज़ के अंदर। अच्छा, इसके अलावा स्टर्नबर्ग्स ट्राईएक्रिक थ्योरी पढ़ लें, ठीक है। ये जो है इसके अंदर भी वही बताई गई हैं, ठीक है। और ये भी आपको वही कि एनालिटिकल मतलब पहले आप देखोगे, कंपेयर करोगे, एनालाइज करोगे, फिर आप उसको क्रिएटिव उसके अंदर जो है एक्सपीरियंस करोगे और फिर आप प्रैक्टिकली करोगे। ये सारी चीज़ें दोबारा बताएगी। अच्छा जी, इसके अलावा हम अगर इंटेलिजेंस का असेसमेंट करें, किसी बंदे की इंटेलिजेंस हम देखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे देखेंगे कितना इंटेलिजेंट है। तो अगर हम कोई एक बंदा है, कोई एक बच्चा है, उसका हम इंटेलिजेंट लेवल देखते हैं तो उनको हम दो तरीक़ों से दे सकते हैं। या तो वो वर्बली हम उससे कुछ सवाल करेंगे और वो हमें जवाब देगा उसके ज़रिए, या फिर वो नॉन वर्बल हम कोई टेस्ट उससे लेंगे जो कि मतलब वर्बल नॉन वर्बल होगा, ठीक है। राइटिंग टेस्ट होगा, कोई पिक्चर वगैरह उसको दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये वर्बल या नॉन वर्बल हो सकता है। इसके अलावा ग्रुप टेस्ट होगा, ग्रुप में भी सेम वर्बल या नॉन वर्बल हो सकता है। ग्रुप में मतलब बहुत सारे लोगों का अगर आप एक साथ टेस्ट लेते हो तो वो होगा। अच्छा, इसके अलावा आपको बेनेट टेस्ट और एडाप्टिव टेस्टिंग बताया गया है। बेनेट टेस्ट जो है वो जैसे कि स्कूल में बच्चा जाता है, ठीक है, तो स्कूल में क्या क्या चीज़ें वो सीखता है और किस तरीके से वो चीज़ें समझता है, उसको हम कहते हैं बेनेट टेस्ट। लाइक यूजिंग ऑफ लैंग्वेज, के वो किस तरह बोलना चाहिए उसको, ठीक है, या उसकी मेमोरी कैसी है, या वो जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है या नहीं, या उसके कंप्यूटेशनल जो मतलब कैलकुलेशनल स्किल जो होते हैं, कैलकुलेटर जो मतलब प्लस माइनस मैथमेटिकल स्किल होते हैं, वो कर सकता है या नहीं, ठीक है। बेनेट टेस्ट एज अ सेट ऑफ एज ग्रेडेड आइटम्स। बेनेट एज्यूम दैट चिल्ड्रन एबिलिटीज़ इंक्रीज विद एज। यही बात है कि वो बताता है कि ये एज ग्रेडेड आइटम है, मतलब जिस तरह एज बढ़ती है, पहले छोटा बच्चा है तो उसको सिंपल चीज़ें देते हैं, जैसे जैसे वो इसकी एज बढ़ेगी तो उसको जो है कम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे। तो ये जो है कह रहे हैं कि बच्चों को जो एबिलिटी होती हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ती है, एबिलिटीज़ इंक्रीज विद एज, ठीक है। दिस आइटम मेजर द पर्सन मेंटल लेवल और मेंटल एज। वो आपके मेंटल लेवल को देखते हैं या फिर मेंटल एज को देखते हैं। बेनेट टेस्ट में ये सारी चीज़ें होती है। एडाप्टिंग टेस्ट क्या होता है? डिटरमाइन द एज लेवल ऑफ द मोस्ट एडवांस आइटम्स दैट अ चाइल्ड कुड कंसिस्टेंटली आंसर करेक्टली। चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इक्वल देयर एक्चुअल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। जिस तरह मैंने आपको आईक्यू में बताया कि मेंटल एज होता है और क्रोनोलॉजिकल होता है, अगर वो दोनों एक जैसे हैं, मतलब मेंटल एज अगर आपका 4 है और आपका क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, तो मतलब आप अपने क्रोनोलॉजिकल एज से काफ़ी लो है, ठीक है। तो इस तरह का बच्चा जो होता है वो डल होता है। लेकिन अगर मेंटल एज सही है और क्रोनोलॉजिकल एज भी मतलब दोनों एक जैसे हैं या मेंटल एज कुछ ज़्यादा है, तो वो अच्छे बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं या फिर रेगुलर होते हैं। यही आपको बताया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको उसके सैम्पल और सेमन टेस्ट के कुछ एग्जांपल बताए गए हैं। जैसे बच्चे से आप पूछ सकते हो कि अगर आग जो होती हैं, ठीक है, अगर फायर हॉट है तो आइस क्या होगा। आइस जो है वो आपको बताया गया कि मतलब कोल्ड होगा, ठीक है। इसी तरह आप उससे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंसेस पूछ सकते हो, जैसे फ़िश और हॉर्स में क्या डिफरेंस है। आपको जो है वो बताएगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंसेस अमंग ऑब्जेक्ट्स या सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बेनेट टेस्ट में आते हैं। मतलब आप उनसे ये पूछोगे या फिर वर्बली या फिर नॉन वर्बली, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना कुछ है नहीं वैसे। अच्छा, इंटेलिजेंस का आपको वही बताया गया है कि या तो हम इंडिविजुअल का टेस्ट करेंगे या फिर ग्रुप का टेस्ट करेंगे, और दोनों से वर्बल नॉन वर्बल चीज़ें पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे इंटेलिजेंस लेवल को मुतासिर करती हैं, ठीक है, उसके ऊपर असर करते हैं। किस चीज़ की वजह से हमारा इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होगा, किस चीज़ की वजह से बुरा होगा। जैसे कि सबसे पहला है नेचर मतलब आप किस जेनेटिक्स के हैं, आपके पेरेंट्स कैसे थे, ठीक है, वो इंटेलिजेंट थे या नहीं, तो वो आपके ऊपर
डेफिनेटली असरअंदाज होते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। और इसके अलावा आपका जेंडर में जो है मतलब फ़ीमेल जो गर्ल्स होती हैं उनकी अलग क्वालिटीज़ होती हैं, बॉयज़ की अलग क्वालिटीज़ होती हैं। गर्ल्स जो है वो अपने कामों में मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो गर्ल्स उनमें तेज़ होती हैं, और कुछ ऐसे एबिलिटीज़ होती हैं जिनमें बॉयज़ तेज़ होते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा नर्चर है। नर्चर मतलब ये कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका डाइट कैसा है। आप जो है मतलब जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और जो बच्चा उनके पेट में होता है, ठीक है, तो वो उस टाइम कैसा डाइट ले रही होती है, ठीक है। तो वो डाइट बच्चे के ऊपर, उसके मेंटल एबिलिटी के ऊपर ज़रूर असरअंदाज होता है। फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस इलाके में रहते हो, सोशल एनवायरनमेंट। और इसके अलावा रेस और एथनिसिटी, किस रेस से, किस नस्ल से, किस ख़ानदान से हो आप, ये भी आपके इंटेलिजेंस के ऊपर असर होता है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनालिटी फैक्टर होते हैं। पर्सनालिटी मतलब ये कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। बायोलॉजिकली अगर आप स्ट्रांग हो, मतलब आपकी फ़िज़िक बॉडी अच्छी है, आपका नर्वस सिस्टम, आपका केमिकल सिस्टम बॉडी के अंदर सारी चीज़ें सही है, तो मतलब आप एक अच्छे इंटेलिजेंट बंदे हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल फैक्टर मतलब स्कूल, होम, लैंग्वेज, कल्चर, ये सारी चीज़ें आपकी सही है और बेस्ट है, तो आप ये भी आपके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल फैक्टर मतलब आप मोटिवेशन आपको देने वाला कोई है, आप इंटेलिजेंस हो, आप इमोशनल नहीं हो रहे, या आपको जो है मतलब सपोर्ट मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, आप ऐसा कुछ काम करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के यहाँ पे जो है वो लैंड और क्रॉप से जो है वो दिया हुआ है, लैंड और सीड से, कि अगर फॉर एग्जांपल ज़मीन अच्छी है और जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं वो ख़राब है, तो ज़ाहिर बात है फसल नहीं उगेगी, ठीक है। या फिर फसल ज़मीन ख़राब है और फसल जो बीज होते हैं वो ख़राब सही है, तो फिर भी नहीं होगा। दोनों का अच्छा होना ज़रूरी है। तो आपकी हेरिडिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आप जाके जो है एक अच्छा इंटेलिजेंट बंदा बन सकते हो, आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होगा। इसके अलावा जेंडर मतलब आपका जेंडर क्या है, ठीक है। आप गर्ल हो, बॉय हो, तो ये लिखा हुआ है कि हर चीज़ में जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे गर्ल जो है वो स्ट्रॉन्गर इन वर्बल फ्लुएंसी, गर्ल जो है वो बोलने में अच्छी होती हैं, मतलब उनको बोलना उनका अच्छा होता है, ठीक है। वर्बल फ्लुएंसी में वो ज़्यादा राइटिंग अच्छे से कर सकती है, जैसे आपने देखा होगा कि गर्ल्स की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। या परसेप्चुअल स्पीड, उनका जो मतलब ये है कि समझने का जो तरीका होता है, ठीक है, कि वो जल्दी से चीज़ें समझ जाती है। ये क्या होता है, गर्ल्स में ज़्यादा कॉमन हो जाए, स्पेशली जो बच्चे मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बॉयज़ में देखें तो बॉयज़ जो है वो विजुअल चीज़ों में, देखने में, स्पाशियल प्रोसेसिंग में ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब जो चीज़ें देखने से अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा साइंस में अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और जितने भी, वो ज़्यादातर मेल होते हैं, मतलब साइंस में बॉयज़ अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होते हैं, मैथ्स में भी अच्छे होते हैं बॉयज़, ठीक है। स्पेशली 3 साल के जो ऊपर होते हैं, या उनके मतलब छोटे बच्चे जो है वो स्पेशली उस टाइम से उनकी ये एबिलिटीज़ बनना शुरू हो जाते हैं, अगर टाइम पे उसका जो है उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को पता चल जाता है। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि बच्चे को सब कुछ पढ़ाया जाता है, उसकी एबिलिटीज़ को नहीं देखते कि ये किस चीज़ में अच्छा है, बस सब उसने पढ़ना है और सब उसके ऊपर जो है वो एक बर्डन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा उसका स्कूलिंग, कि स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत कम स्कूल भेजते हैं, या फिर उनको जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आगे जाके उनको बहुत सारे मसले होते हैं। तो स्कूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और एक अच्छा स्कूल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा पॉवर्टी, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंस के ऊपर असरअंदाज होता है, ठीक है। जितना एक बच्चा गरीब होगा, जितना उसने मतलब एक ख़राब इन्वायरमेंट में वो पला बड़ा होगा, गुर्बत के इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो उसका आईक्यू लेवल इतना कम होता है। आमतौर पर जो मतलब बच्चे होते हैं तो उनसे 10-15 आईक्यू पॉइंट्स वो कम होता है, ठीक है, मिडिल क्लास लोगों से। इसके अलावा जो बच्चे ज़्यादा वेल्दी होते, मतलब अच्छे होते, उनको खाना अच्छा मिलता है, उनका जो है इन्वायरमेंट सही है, इतना भी नहीं कि मतलब अमीर तो खैर अलग चीज़ है,
अमीर तो है ही, वो उनका IQ लेवल तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए तो इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन अगर एक मिडिल एज या मिडिल फैमिली से लोग हैं, ठीक है, जिनको मतलब खाना सही मिलता है, जिनका एनवायरनमेंट सही है, जिनके पेरेंट्स सपोर्टिंग है और उनको कोई मसला नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर तो वो लोग अच्छे होते हैं, वो जाके उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है और अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छे उनके जो है इंटेलिजेंट लेवल अच्छा होता है। इसके अलावा ये आपको बताया गया है कि इंटेलिजेंस नर्सिंग में क्यों ज़रूरी है, तो इसमें कुछ आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग में आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स आते हैं जिनको समझना, जिनके इंटेलिजेंस लेवल को समझना जो है वो आपके लिए ज़रूरी होता है। स्पेशली आपके जो कोलीग्स और डॉक्टर्स वगैरह, उनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको अपने नॉलेज होने चाहिए, ठीक है, अपने फील्ड के हवाले से, तो ये भी आपका एक इंटेलिजेंट है, ठीक है। मेंटेनिंग एम्पैथी बट अवॉइड इमोशनल अटैचमेंट, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एक मरीज़ के साथ एम्पैथी कैसी जतानी, मतलब एक हमदर्दी कैसी करनी है, ठीक है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा विद हायर लेवल ऑफ इमोशनल नर्स आर बेटर एबल टू अडॉप्ट, आपको जो है पेशेंट की नीड्स का पता चलेगा। अगर आप एक इंटेलिजेंट नर्स है तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे मरीज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको जो है सोशल स्किल्स अच्छे से आएंगे, और कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, कोई भी बच्चा पैदा होता है उसमें कोई न्यू मसला है, कोई बच्चे या कोई मरीज़ है उसमें कोई मसला है, आपने उसका केयर कैसे करना है, उसकी जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं या एपिलेप्सी है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से आपके पास नॉलेज है या किस तरीके से वो आपने उसको डील करना है, ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस में आती हैं जो कि एज ए नर्स आपके अंदर होनी चाहिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। आई होप इट्स क्लियर और आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।